नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत, और दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये कि क्या भारत को सभी को कोरोना वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं। उस पर जो एक उम्र की बार लगा दी गई है उसको हटा देना चाहिए। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत अभी एक बड़ा हिस्सा अपनी वैक्सीन का एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर के कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। ये आसान काम नहीं है ये डिसीजन लेना, क्योंकि कोरोना वैक्सीन पर अभी इस वक्त उम्र की पाबंदी है और इसको हटाने की मांग की जा रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र की तरफ से टीके को सबको लगाने की मांग की गई है। उन दोनों ने चिट्ठी लिख करके ये मांग की है। आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि भारत से जो वैक्सीन बाहर जा रही है आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हम अपने लोगों को पहले वैक्सीन लगा रहे। उनका ये भी कहना है कि क्या भारत अपनी जरूरतों को दांव पर लगाकर निर्यात कर रहा है इन वैक्सीन को। तो हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीन को लेकर पहले अपने और फिर दूसरे इस तरह का बर्ताव करना क्या सही है। क्या सारी डोजेस पहले हम खुद अपने देश में खपत करें उसकी और फिर दूसरों को भेजें। तो ये वो केंद्र बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कौन से ऐसे देश हैं जो कि अपनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और कौन से ऐसे देश हैं जो बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, आप देखेंगे कि चीन और भारत अपनी वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा, अपने प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहीं आप अमेरिका और यूके को देखिए, ये कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है, अगर आप इसमें जो छोटा आंकड़ा है उस पर नजर डालें, करीब 44% जो है वो निर्यात किया जा रहा है। यानी कि हम अपनी जरूरत को पूरा भी कर रहे हैं और उसके अलावा 60% के करीब खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वहीं यही काम चीन भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका और यूके दूसरों को वैक्सीन देने में बिल्कुल पीछे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सही है जो वो कर रहे हैं, अपने लोगों को पहले वैक्सीन देना, दूसरों की फिक्र ना करना। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आधार पूनावाला का भी एक बयान आया है जो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, जिनका कहना है कि हम बहुत सारी वैक्सीन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और भारत को भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी क्षमता अभी इतनी नहीं है कि हम भारत के हर एक शख्स को टीका लगा सकें, और ये एक्सपोर्ट भी अगर साथ में चलता रहा। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए डॉक्टर दिलीप मावलंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हेड एंड डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के, गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर मावलंकर। अभी जो राजेश टोपे हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि ऐसा कहा गया है कि वो दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में डोज की कमी हो रही है। वो कह रहे हैं हम लोगों को बंद करने पड़ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर क्योंकि हमें वैक्सीनेशन कम पड़ रही है। तो ऐसे में अगर ये दावा स्टेट्स कर रहे हैं तो क्या केंद्र सरकार को अब ये सोचना होगा कि हम निर्यात कम करें और अपनों में ज्यादा दें? डॉक्टर मावलंकर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। तब तक मैं आपको बता दूं, एक ग्राफिक्स हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारे देश के सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, उनको जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं सबके लिए खोल दी जाती है वैक्सीनेशन, तो उनका यह कहना था कि जब भी कोई टीकाकरण चलता है तो उसका उद्देश्य होता है कि आप मृत्यु से बचें। ये नहीं देखा जाता कि आपको इसका लगाने का आपका मन है या नहीं। उनको दिया जाता है जिनको इसकी जरूरत होती है, उनको नहीं दिया जाता जो इसे लेना चाहते हैं। ये कह करके उन्होंने साफ कर दिया कि ये टीका अभी सबके लिए नहीं खुलेगा। चलिए, अब हम रुक करते हैं डॉक्टर दिलीप मावलंकर का, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेड एंड डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के। डॉक्टर मावलंकर, जैसा कि मैं कह रही थी कि महाराष्ट्र का दावा है कि उनके पास वैक्सीन की कमी हो गई, उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसे में क्या केंद्र सरकार को अब सोचना चाहिए कि पहले अपनों को ये वैक्सीनेशन दी जाए और फिर एक्सपोर्ट की जाए? ये वैक्सीन हमें इमरजेंसी अप्रूवल के लिए हमने अप्रूव की है कि पैंडेमिक था, इमरजेंसी थी, इसलिए तो इमरजेंसी सबसे ज्यादा हमारे देश में है।
1 लाख के ऊपर आपने बताया केस हो रहे हैं। हम 16 जनवरी से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बट हमारी गति जितनी चाहिए 30 लाख अभी पहुंची है, 50 लाख हर रोज पहुंचनी चाहिए। आप सोचिए जब प्याज के भाव बढ़ जाते हैं तो हम प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं। तो हमें वैक्सीन का भी यही सोचना चाहिए कि हमारे लोगों को पहले मिलनी चाहिए। अपना देश इतना बड़ा है, ये मुझे पता नहीं है कि हमारी अगर ये जो वैक्सीन है वो फॉरेन लाइसेंस से मिलती है। हमारे देश में जो इन्वेंटेड है भारत बायोटेक की, उसकी नहीं, बट एस्ट्राजेनिका की बात कर रहा हूं। तो अगर लाइसेंस का कोई एग्रीमेंट ऐसा है कि हमें इतना एक्सपोर्ट करना ही है तो हमें करना पड़ेगा। बाकी अगर हम हमारी खुद की मर्जी से कर रहे हैं तो वो पहले अपने लोगों को देना बिल्कुल जरूरी है। मेरा तो ये भी कहना है कि सबको मत पूरे देश में अगर नहीं दे सकते हैं तो पहले 50 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिसमें 60% केस और 60% मृत्यु हुई है। पूरे 740 डिस्ट्रिक्ट में से 50 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, वो 50 डिस्ट्रिक्ट में पहले सबको देना, 18 साल के ऊपर के सबको देना चालू करना चाहिए और रात दिन वैक्सीन देना चालू करना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी रात दिन चालू रहते हैं तो वैक्सीनेशन भी रात दिन चालू रहना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग भी जुड़ गई हैं जो कि मेंबर है लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। डॉक्टर गर्ग, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपने सुना डॉक्टर मावलंकर क्या कह रहे हैं, आपकी राय इसमें क्या है? क्या अब महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरफ से ये बात उठाए जाने पर कि हमारे पास वैक्सीन की कमी हो रही है, क्या अब वक्त आ गया है कुछ और डिसीजंस लेने का, या आप कहती हैं नहीं ग्लोबल पैंडेमिक है, ग्लोबली एक्ट करना चाहिए? हाँ अंजलि, ये आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं पहले वाले उस पर रिएक्ट करूंगी कि नंबर 1, हमें जो एज ग्रुप हमने निर्धारित किए हैं देखना पड़ेगा कि कौन से लोग ज्यादा रिस्क में हैं और किसमें डेथ की ज्यादा संभावना है। करीबन हम 60% इंडिविजुअल्स देखते हैं वो 45 ईयर से अबव है और उनमें डेथ्स की संभावना ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगी फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, हमें 18 ईयर्स वाले तो लगवा लेंगे करके जल्दी जाके। अभी हम जो देख रहे हैं आज का सिनेरियो, हमारे यहाँ पे सिक बने हुए हमारे सेंटर्स में, तो वो लोग खुद भी आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी ला रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये ना हो कि इसमें एक बीच का मोटा चंक जो है वो लोगों का वो छूट जाए और हम उनको वैक्सीन ना दे पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये लोगों को भी साथ साथ वैक्सीन करें, क्योंकि अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो कि छूटे हुए हैं, परंतु वैक्सीन की रफ्तार में तेजी आई है। हम देखते हैं कि 8.7 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, 43 लाख का कुछ ऐसा हुआ है और बहुत जल्दी हम निचले दर पे जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आपने वैक्सीन के एक्सपोर्ट की बात की, जहां तक कि ऑफ कोर्स वैक्सीन नेशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे हमने पहले अंडर कोवैक्स एक्ट हमने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, परंतु टेम्परेरीली अभी कुछ हॉल्ट है फॉर एक्सपोर्टिंग द वैक्सीन, बिकॉज हमें अभी अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना है, जो कि लगभग 80 करोड़ है टोटल, और यानी कि अगर हम उसको डबल करें तो वो 160 करोड़ के करीब हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि अंडर वैक्सीन नेशनलिज्म हम अपने लोगों का ख्याल रखें, परंतु अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया भी अपने वैक्सीन शुरू से निर्यात करता है, परंतु आज हमारी जरूरत ज्यादा है। तो मैं समझती हूँ कि पहले हमें अपनी जरूरतों को पूरा करके साथ साथ जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इंडिया में केवल 2 ही वैक्सीन सफिशिएंट नहीं होंगे, हमारे पास में 6 वैक्सीन जो हैं वो और आने वाले हैं। अल्टीमेटली तब हम इसका निर्यात जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है करके कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमेशा से निर्यात कर रहा है करके, तो हम पहले अपनी जरूरतें आज की डेट में पूरा करें और फिर इसको हम निर्यात। जी, इस पूरी चर्चा के लिए आप दोनों का शुक्रिया। सवाल ये बहुत अहम हो जाता है कि हम किसकी चिंता पहले करें, लेकिन अब जब महाराष्ट्र ऐसी बात कह रहा है कि कमी हो गई है वैक्सीन की, तो ऐसे में सरकार को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या किया जाए। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगी डॉक्टर सुनीला गर्ग।
हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त आ गया आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का और डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहला सवाल ले लेते हैं जो कि अदम्य हरित ने भेजा है गुड़गांव से। डॉक्टर गर्ग सुन लीजिए। नमस्कार डॉक्टर, मैं अदम्य हरित हूँ गुड़गांव से। मेरा प्रश्न ये है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड संचारित हो सकता है? डॉक्टर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि वैक्सीन लगने के बाद भी क्या कोविड हो सकता है। तो ये आपको मुझे समझने वाली बात है कि कोविड की वैक्सीन की हम 2 डोजेस लेते हैं और उसके बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और अपने आप को हाथ सैनिटाइज करके रहना है। तो आपका मास्क है वो वैक्सीन का काम करता है और ये आपने समझना है कि अभी वायरस आपके बीच गया नहीं है, तो वो भी आपकी सुरक्षा करेगा। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको की बीमारी होती है, परंतु बीमारी बहुत माइल्ड नेचर की होती है और इसका मतलब बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती है। पर बेहतर यही है कि आप मास्क पहने रखें ताकि वैक्सीन की क्षमता से एंटीबॉडीज आप में बन जाएंगी और अपने आप का आप बचाओ। जी चलिए, हमारे साथ डॉक्टर मावलंकर भी मौजूद हैं इस वक्त। अगला सवाल डॉक्टर मावलंकर मोहित पूछ रहे हैं दिल्ली से, सुन लीजिए। मेरा नाम मोहित है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ और मेरा ये जानना चाहता हूँ, जब दूसरी वैक्सीन जैसे कि आपका फाइजर, स्पुतनिक, मॉडर्ना की इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी, तो इसमें से कौन सी चूज करी जाए, इसे कैसे डिसाइड किया जाए? डॉक्टर, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। थोड़े ही महीनों में शायद ये दूसरी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। उसको चूज करने में बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जो सबसे पहले आपको वैक्सीन मिलेगी वो लेना जरूरी है, बिकॉज जितना देरी करेंगे उतना रोग का रिस्क बना रहेगा। उसके साथ ये भी कह दूं कि ये सभी वैक्सीन, स्पुतनिक है, मॉडर्ना, फाइजर और अपने यहाँ की 2 वैक्सीन जो हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो 100% आपको हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियर कोविड से बचाती है। तो उनकी कारगरता एक जैसी है। जो रोग लगने की शक्यता है वो स्पुतनिक और मॉडर्ना और फाइजर में कम है। हमारे वहाँ जो अभी वैक्सीन है 70% एस्ट्राजेनिका की इफेक्टिवनेस है, करीबन 80% कोवैक्सीन की इफेक्टिवनेस है और 90% के आसपास ये बाकी 3 की वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है। तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये बाकी ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। तो सबसे पहला ये सोचना है कि जो मिले वो पहले ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी मिल रही है इस वक्त आपको अपने नजदीकी सेंटर में उसे ले लीजिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इतने सारे सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। चलिए, हम भी जाते जाते आपको कुछ खास आंकड़े आज दिखाते हुए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग की। अब टेस्टिंग हम सब यही मान के चल रहे हैं कि भारत में बढ़ती जा रही है लगातार, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाते हैं एक ग्राफ जिसमें आपको टेस्टिंग नजर आएगी कि किस तरीके से 1 मार्च से अब तक होती आई है। तो ये 25 सितंबर में आप देख सकते हैं कि 14 लाख, करीब 15 लाख कह सकते हैं टेस्ट हुए और उस वक्त जो पीक आया था वो 17 सितंबर को आया था। तो यानी 17 सितंबर की पहली लहर का जो पीक था उस वक्त इतने ज्यादा टेस्ट हो रहे थे। अब जबकि दूसरी लहर आ गई है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ टेस्टिंग का है, इस बात को दिमाग में रखिए। टेस्टिंग जो है वो इस बार ज्यादा बढ़ नहीं पाई है। आप देख सकते हैं कि 7 अप्रैल को 12 लाख टेस्ट ही हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरी लहर में हमारी टेस्टिंग को भी हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि दूसरी लहर और तेजी से फैल रही है, इसलिए टेस्टिंग को भी और तेजी से बढ़ाना होगा। इस बात को हमारी सरकार को, हमारे देश को समझना होगा। तो फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला रहे हैं कि भूलें ना कि मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें। नमस्कार।